नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं जो देश में आज चर्चा में आना जरूरी है, जिसमें बहस होना जरूरी है। पूरे देश के देशभक्तों ने और देश के दुश्मनों ने इसको समझना जरूरी है। जी हां, हम एक मुद्दा लेकर आए हैं। मुद्दा पहले आप समझ लीजिए कि कितना गंभीर है। इस देश में भारत माता को डायन कह के कोई मंत्री बन सकता है। इस देश में वंदे मातरम को नापाक कह के कोई इस देश में मंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई इस देश के संविधान पर लात मार सकता है, चाहे वो कर सकता है। लेकिन कोई अगर देशद्रोहियों को देशद्रोही कहता है तो उसको जेल में डालने की तैयारी होती है। मुंबई के आजाद मैदान पर जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में एक रैली हुई, उसमें पुलिस वाली महिला भगिनियों के साथ छेड़खानी तक हुई, मीडिया की गाड़ियां जलाई गई और इससे भी सबसे बड़ी ऊपर बात हो कि हमारे जवान ज्योति को लात से तोड़ा गया। इस फोटो को इस देश का देशभक्त कभी नहीं भूलेगा। ये जिस मैदान पर हुआ वहां पर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस को अपनी लाठी छिपाने के लिए और देशद्रोहियों का मार खाने के लिए आदेश दिया था। पुलिस ने हाथ नहीं उठाया। देशद्रोहियों का नंगा नाच लगातार जारी रहा। लेकिन एक मर्दानी पुलिस वाली की मन में ये ज्वाला धधक रही थी। देश प्रेम की ये भावना, देश के गद्दारों को कम से कम कविता से अपनी भावना बताने के लिए पुलिस का इंटरनल जो सर्कुलेशन संवाद नाम का मैगजीन महाराष्ट्र में चलता है, उसमें उन्होंने एक कविता लिखी थी और उस कविता के ऊपर अब बवाल होने लगा है। किसी ने तब यह नहीं कहा कि आजाद मैदान में बांग्लादेश के मुसलमानों के समर्थन में एक देशद्रोही आंदोलन होता है, मीडिया की गाड़ियां जलाई जाती है, पुलिस वाली महिलाओं की छेड़खानी की जाती है, पुलिस वालों को मारा जाता है, आम आदमी को मारा जाता है, देश के तिरंगे को नुकसान पहुंचाया जाता है। उसके खिलाफ कोई नहीं बोला, लेकिन उनके खिलाफ केवल एक कविता लिखने वाली एक पुलिस इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने, उसकी जांच करने, उनको जेल में डालने की बात हो रही है। और कई ह्यूमन राइट कमीशन तथा कथित सेकुलरिस्ट आगे आए हैं और अगर देशभक्तों ने आवाज नहीं उठाया तो ये सुजाता पाटिल जेल में जाना तय है। क्या आप ऐसा होने देंगे? क्या आप ऐसा चाहते हैं? आप किसके साथ हैं यह आपको तय करना होगा। इस देश में देशद्रोहियों की हरियाली उखाड़ फेंकना कितना मुश्किल है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण सुजाता पाटिल की इस कविता को हो रहा विरोध है। हमने तय किया इस कार्यक्रम को हम बिंदास में लेके आएंगे, देशवासियों का समर्थन लेंगे। आप लोग बिंदास में तो कॉल करिए, लेकिन मुंबई पुलिस के कमिश्नर को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, कमिश्नर को फोन करने के लिए कहिए। इस देश का गृह मंत्री देशद्रोह के खिलाफ कुछ नहीं करता, राज्यों का गृह मंत्री भी कुछ नहीं करता, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। उनके हाथ में जो बंदूक है उस पे जगह फूल थमा कर देने के लिए कहा जाता है, लेकिन पेन उठाकर लिखी गई कविता भी स्वीकार नहीं की जा सकती। तब एक जागरूक मीडिया के नाते सुदर्शन आगे आकर इनका समर्थन करना हम अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हैं। क्या आप हमारे साथ हैं? तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके अपनी बात रखिए। हम आपको सुजाता पाटिल की कविताओं के विभिन्न पहलू या विभिन्न पार्ट्स आपके सामने दिखाएंगे। पहला पार्ट दिखाते हैं कि सुजाता पाटिल ने अपने कविता में क्या कहा था। हम न समझे थे बात इतनी सी, लाठी हाथ में थी, पिस्तौल कमर पे थी, गाड़ियां फूकी थी, आंखें नशीली थी, धक्का देते उनको तो वो भी जलते थे। हम न समझे थे बात इतनी सी। इस कविता में किस शब्द में, कविता और भी है, हम पार्ट में आपको आपके सामने दिखाएंगे, इसमें आपको कहां गलती लगी? जो गाड़ियां जला रहे थे उनको डंडा तक नहीं मारने दिया, कमर में पिस्तौल किस लिए लटक रही थी पुलिस वालों की? यह भावना जब एक पुलिस वाली लिखती है तो उसके खिलाफ बवाल होता है। आइए, यह कविता स्क्रीन पर चलती रहेगी, बीच बीच में हम आपको सुनाते रहेंगे। इस देश के कुछ तथाकथित सेकुलर मीडिया भी क्या कहते हैं वो भी दिखाते रहेंगे, लेकिन आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। चलते हैं, काफी कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सच्चाई की डगर पे चलने वालों का मतलब जो ये जो विरोध करते हैं लोग, ये इनको जो है मतलब देश का दुश्मन कहा जाए या देश का मतलब राष्ट्रद्रोही?
बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। धन्यवाद कॉल करने के लिए कि इनको किसको क्या कहना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या उनको देश के हित में कुछ लिखने का, कुछ बोलने का अधिकार नहीं है क्या? हेलो, बिल्कुल उनको अधिकार है सर। और जो देश के खिलाफ जो काम, हाँ, अच्छा, धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको कविता का दूसरा पार्ट भी दिखाते हैं, देखिए स्क्रीन पर। हौसला बुलंद था, इज्जत लुट रही थी, गिराते एक एक को, क्या जरूरत थी इशारों की, हम न समझे थे बात इतनी सी। हिम्मत की गद्दारों ने अमर ज्योति को हाथ लगाने की, काट देते हाथ उनके तो फिर याद किसी की भी न होती, हम न समझे थे बात इतनी सी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सुरेश जी, मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी। ऐसा है कि जिस व्यक्ति में, जिस समाज में और जिस राष्ट्र में सत्य सुनने की क्षमता नहीं होती, उसका अस्तित्व धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उस इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने की तैयारी एक छद्म धर्मनिरपेक्षता का विकृत रूप है। यह छद्म निरपेक्षता कहीं आतंकवाद का दूसरा रूप तो नहीं? क्या यह किसी भी स्वाभिमानी भारत नागरिक को अपने शहीदों के विरुद्ध उठे कदम का विरोध करना राष्ट्र विरोधी है? इसी मुद्दे के तहत जब जवाहरलाल नेहरू ने बर्मा में सुभाष चंद्र बोस आए थे, तो उनके विरुद्ध लड़ाई करने की तैयारी कर रहे थे। और जब इन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट साइन किया, तो उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों को मैं सुभाष चंद्र बोस को सौंप दूंगा। तो यह एक विकृत मानसिकता है इन लोगों की, ये छद्म धर्मनिरपेक्षता है। जब तक इसकी सही मुखालफत नहीं की जाएगी, राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत बात आपने अच्छी कही है, बल्कि यह आतंकवाद से भी ज्यादा घातक है ये छद्म धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि ये तो पनपने के लिए, इस पौधे को मजबूत होने के लिए, आतंकवाद के हरियालों को बढ़ाने के लिए मजबूत काम करती है, खाद का काम करती है। ये एक तरीके से इसको और ज्यादा पनपने के लिए माहौल बनाती है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ नमस्कार सुरेश जी, मैं कश्यप बोल रहा हूँ बड़ौदा गुजरात से। बोलिए कश्यप जी। हमारे देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, ये बहुत ही घातक है हमारे देश के लिए। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे खंड खंड देश को, बांटे हुए देश को एकत्रित किया था, ये फिर से इस देश को फिर से काटने के तौर पर तुले हुए हैं। ये फिर से चाहते हैं कि अलग अलग पाकिस्तान बन जाए यहाँ पे भारत के अंदर भी, और इसका जवाब सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, जो कि किसी के लिए तुष्टीकरण के। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम सर। बोलिए। आप जो इस मुद्दे को लेके आए हैं, ये सर बहुत अच्छा मुद्दा है, और आप इतना बड़ा साहस आप कर रहे हैं। अगर देश में अगर 2% भी अगर इस टाइप से होने लग जाए, तो ऐसे जो गद्दारों की हिम्मत नहीं होगी कि ऐसे ऑफिसरों को जो राष्ट्र के हित में जो सोचते हैं, राष्ट्र के हित के लिए जो करते हैं, उनके लिए ये लोग जेल में डालने की बात कर रहे हैं। इन लोगों को फांसी लगा देनी चाहिए। बिल्कुल, जेल में जगह किसकी है? किसको जेल में डालना चाहिए? जो अमर जवान ज्योति पर लात मार रहा है, जो अमर जवान ज्योति को क्षति पहुंचा रहा है, जो उसका अपमान कर रहा है। इस देश के जवानों के अपमान के लिए जेल नहीं है, इस देश के जवानों के स्मारक को तोड़ने के लिए जेल नहीं है, इस देश के जवानों के स्मारक को लात मारने के लिए नहीं, उसके खिलाफ कविता लिखने वाले को जेल है। कल्पना करिए कि इस देश का कोई बहादुर सिपाही, इस देश का ईमानदार पुलिस वाला अगर देशद्रोहियों का इनकाउंटर करता है तो कितना मुश्किल है। गुजरात का उदाहरण है, एक राज्य के गृह मंत्री को जेल में डाला जाता है, अपने राज्य से तड़ीपार किया जाता है, केवल इसलिए कि एक
सोहराबुद्दीन नाम के गुंडे को, जो कि आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक था, उसके इनकाउंटर में राज्य के गृह मंत्री का नाम आता है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? हाँ गंगा प्रसाद बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें ये जो मानव अधिकारवादी और ये सदम धर्मनिरपेक्ष जो हैं, इनके भी खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा बड़ा सा, क्योंकि ये आतंकवादियों के मानव अधिकार और जो राष्ट्रवादी हैं इनके खिलाफ मानव अधिकार अथवा ये धर्मनिरपेक्षता करते हैं, बाकी सबके पक्ष में रहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ स्काइप पर भी कई कॉलर जुड़े हुए हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। स्काइप आईडी हमारी स्क्रीन पर चल रही है, आप भी स्काइप पर कॉल करके वीडियो में अपनी बात को रख सकते हैं। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। मुझे क्या करना है, आप फिर बताएंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने ये प्रोग्राम किया। हाँ। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जिन्होंने अमर जवान ज्योति पर हमला किया उन्हें तो जेल में नहीं डाल सकी, लेकिन सुजाता जिसने एक अच्छा काम कर दिखाया उसे जेल में डालने की तैयार है। सरकार भी आतंकवाद की तरह। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको तीसरा पार्ट सुनाते हैं कि सुजाता पाटिल ने अपने कविता में क्या लिखा है। भूल गए वो रमजान, भूल गए वो इंसानियत, घाट उतार देते एक एक को, अरे क्या जरूरत थी किसी को डरने की, संगीन लाठी तो आपके ही हाथ में थी, हम न समझे थे बात इतनी सी। ये हम ना समझे थे बात इतनी सी सुजाता पाटिल को लगता है, और इसलिए उन्होंने हम ना समझे थे बात इतनी सी कविता लिख डाली। लेकिन ये बात इतनी सी नहीं है, ये उनके भी अब ध्यान में आ गया है। ये बात इतनी सी नहीं है, देश को समझना होगा, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। इस देश को तोड़ने की, इस देश के सारे आदर्शों को, इस देश के श्रद्धा स्थानों को, यहाँ के मानकों को, यहाँ पर आस्था रखने वाले सारे चीजों को ध्वस्त करने की बात है। सुजाता पाटिल समझी नहीं और देशद्रोह के खिलाफ कविता लिख डाली। अब उनके खिलाफ कौन कौन आगे आ रहे हैं? कौन अभिनेता है जो फिल्मों के अभिनेता है और सेक्युलरिज्म का काम करते हैं? कौन पत्रकार है? कौन वकील है? क्या ये आपके पड़ोसी है और फिर भी आप चुप हैं? आवाज उठाना होगा, क्योंकि ये बात छोटी सी नहीं है। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हाँ सुनील जी। हाँ, मैं केवी पाटिल बोल रहा हूँ भोपाल से। बोलिए पाटिल जी। केवी पाटिल बोल रहा हूँ भोपाल से। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये अपने महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ही ऐसा कर सकती है, बांग्लादेशियों के इनका साथ क्यों देती है? जो बांग्लादेशी घुसपैठी है इनका साथ क्यों देती? जरा से अपने वोटों के लिए इतनी ओछी राजनीति क्यों करते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद। आप आपकी प्रतिक्रिया कॉल पर अगर नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हजारों कॉलर एक साथ कॉल करते हैं, तो सारे कॉलर को हम अपनी बात रखने का मौका नहीं दे सकते, इसलिए आप अपनी बात सोशल मीडिया के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। आप facebook.com/sudarshan न्यूज पर जाकर बात को लिखे तो हमारे स्क्रीन पर हम उसमें से चुनिंदा फेसबुक पोस्ट को दिखाएंगे। आप साथ साथ में ये पोस्ट भी देखते रहेंगे और हम कॉल भी लेते रहेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो। हाँ हाँ सर, ये तो